हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। ये क्वेश्चन GS 1, 2, 3 एंड 4 से बिलोंग करते हैं। और ये क्वेश्चंस कहाँ पे पोस्ट होते हैं? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। और हम आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग इन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जिसके बाद नाइट में हम लोग इन पे डिस्कशन भी करते हैं। जहाँ तक संडे की बात है, तो संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, जो ऐसे आप अटेम्प्ट करते हैं, तो इनको पीयर इवेल्यूएशन के लिए यू कैन सबमिट। कहाँ पे आपको सबमिट करना है? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्यूएशन। तो यहाँ पे आप अपने आंसर्स को पीयर इवेल्यूएशन के लिए सबमिट कर सकते हैं और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए, आज का जो हमारा सेशन है, इसमें भी हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं और ये दोनों ही क्वेश्चन GS 3 इकोनॉमी से बिलोंग करते हैं। 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। इस दौरान अगर आपका कोई भी डाउट क्वेरी होती है तो चैट बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, एक लर्नर की आंसर शीट को हम लोग डिस्कस करेंगे। पर्पस क्या है कि कहाँ पे आपको फर्दर इम्प्रूव करना है, कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, तो उसका पूरा आइडिया आपको लग जाएगा, ठीक है। तो वो पर्पज़ है, वो ऑब्जेक्टिव है कि एक लर्नर की आंसर शीट भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो शुरू करें इस सेशन को। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एक 15 मार्कर है। 15 मार्कर ये क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? सार्वजनिक निजी भागीदारी से आप क्या समझते हैं? तो ये बेसिकली थीम है इस क्वेश्चन की। ट्रिपल पी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, शुरुआत में पूछ लिया गया है कि आप इससे क्या समझते हो। तो देखिए, हम हर क्वेश्चन में शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से और काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है कि सर किस तरह से शुरुआत करें। तो देखिए, आप क्वेश्चन की थीम को समझिए, कीवर्ड को आइडेंटिफाई करो और उसी को एक्सप्लेन कर दो, और वही होता है इंट्रोडक्शन। देखिए, यहाँ पे तो क्वेश्चन में पूछ ही लिया गया है कि ट्रिपल पी क्या होता है, तो आप इसको डिफाइन कर दो इंट्रोडक्शन में, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा गया है, इन रिसेंट ईयर्स व्हाई गवर्नमेंट इज टैपिंग इनटू प्राइवेट रिसोर्सेज फॉर लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। मतलब ट्रिपल पी को इतना क्यों प्रमोट किया जा रहा है, कहने का मतलब ये है। तो वो जो कारण है, वो जो फैक्टर्स हैं, वो आपको बताने होंगे। ये सेकेंड पार्ट हो जाएगा, समझ में आ गया। देन हाईलाइट द प्रॉब्लम्स दैट कैन अराइज इन ट्रिपल पी कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन सी समस्याएं, चुनौतियां आ सकती हैं, वो आपको बताना होगा, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम्स क्या हैं। अब देखिए, केवल प्रॉब्लम्स के लिए ही तो आपको आईएएस नहीं बनाएंगे, सॉल्यूशंस भी आपसे पूछेंगे। और वही अगला पार्ट है कि मेजर्स दैट हैव बीन टेकन टू मिनिमाइज देम, वो आपको बताना होगा कौन कौन से मेजर्स लिए गए हैं, ठीक है। और कुछ मेजर्स आप भी सजेस्ट कर दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये आपको समझ में आने चाहिए। और देखिए, इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया कि जो टॉपिक है वो किस तरह से आपको पढ़ना है। देखिए, इसके जो पार्ट्स हैं, ये सब भी आपको पता होने चाहिए। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, इस तरह के क्वेश्चन पूछिए और उसका आंसर निकालिए, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? बढ़े आगे। तो देखिए, क्या डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे आपके सामने है। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, देन रीजंस बताएंगे, फिर प्रॉब्लम्स बताएंगे, कौन कौन से मेजर्स लिए गए हैं वो बताएंगे, एंड सबसे एंड में आप कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। एंड आई होप अब आप लोगों को किस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म करना है ये समझ में आता होगा, क्योंकि काफ़ी सारे सेशंस हमने ऑलरेडी ले लिए हैं, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन की मेन डिमांड क्या है, मेन थीम क्या है, ट्रिपल पी, मतलब पब्लिक प्राइवेट, इन दोनों के बीच में
पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि ट्रिपल पी होता क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता क्या है। अब देखिए, जब हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक मतलब क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट। ठीक है, एंड प्राइवेट मीन्स प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट कंपनीज होती है, अंबानी, अदानी, इन सब को आप रेफरेंस मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में गवर्नमेंट का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, वेलफेयर फंक्शन है। ठीक है, वेलफेयर फंक्शन है, लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी करनी होती हैं, जैसे कि पावर प्लांट बनाना है तभी तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, रोड्स बनाने हैं, ब्रिजेस वगैरह बनाने हैं। ठीक है, तो ये सब डेवलपमेंटल फंक्शंस भी करने होते हैं। अब देखिए इसके लिए क्या चीज़ चाहिए, इसके लिए चाहिए फंड्स, इसके लिए चाहिए पैसा। ठीक है, तो क्या गवर्नमेंट के पास फंड्स हैं क्या, तो आप सभी को पता है कि दिक्कत है, फंड्स की कमी हमेशा बनी रहती है। तो ये एक पहला पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट के पास फंड्स का क्राइसिस है, कंस्ट्रेंट है, लेकिन डेवलपमेंट तो करना ही पड़ेगा। और जो प्राइवेट सेक्टर है इसके पास फंड्स तो है ही सही। ठीक है, तो क्यों ना प्राइवेट सेक्टर को शामिल कर लिया जाए इस प्रोसेस में। दूसरी बात, प्राइवेट सेक्टर के पास और भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एक्सपर्टीज़ है, वो लोग एक्सपर्ट हैं, अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी वो लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छी मैनेजरियल स्किल्स उनके पास होती हैं। ठीक है, तो इन सबको भी जो पब्लिक सेक्टर है वो टैप कर सकता है। अच्छी एक्सपर्टीज़ होगी तो क्या होगा, एफिशिएंसी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, कम कॉस्ट में आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा, या फिर जितनी भी कॉस्ट है उसमें काफ़ी कम टाइम में बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आती है। आपने देखा भी होगा, अगर गवर्नमेंट खुद से कोई प्रोजेक्ट बनाती है तो उसमें मान लो अगर 5 ईयर्स लग रहे हैं, ठीक है 5 ईयर्स लग रहे हैं, तो अगर वही काम कोई अच्छी प्राइवेट कंपनी करेगी तो उसको इससे काफ़ी कम टाइम लगता है, हो सकता है वो 4 साल में बना दे। ठीक है, और करप्शन, लीकेज वगैरह इतना ना हो जितना पहले देखने को मिलता है। ठीक है, तो फायदा तो है ही सही ना। तो इसलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की जाती है ताकि एफिशिएंसी बढ़े और जो फंड्स का जो कंस्ट्रेंट है उस समस्या को दूर किया जा सके। तो ये बेसिक बैकग्राउंड है जो आपको पता होना चाहिए, और ये बैकग्राउंड काम आएगा कहां पे, इस क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करने में। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो काफी सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि मुंबई मेट्रो, ये भी ट्रिपल पी प्रोजेक्ट है। मुंबई मेट्रो हो गया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपने नाम सुना होगा, एनएचडीपी, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। और देखिए ट्रिपल पी आप हमेशा सुनेंगे कि जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, वो हमेशा इसी की बात करते हैं, ट्रिपल पी ट्रिपल पी। ठीक है, नए नए मॉडल्स आते हैं, जैसे कि बीओटी आपने नाम सुना होगा, बीओटी, डीबीएफओटी का नाम सुना होगा, हाइब्रिड एनवीटी मॉडल इसका नाम आपने सुना होगा। ये सब क्या है, बेसिकली ट्रिपल पी ही तो है, इनमें पब्लिक एंड प्राइवेट का जॉइंट वेंचर होता है। ठीक है, अब भाई किस तरह से इंट्रोड्यूस करोगे, इसको डिफाइन कर दो, ट्रिपल पी होता क्या है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसी एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनी दैट कैन बी यूज टू फाइनेंस, बिल्ड एंड ऑपरेट प्रोजेक्ट्स। देखिए जो बीओटी है ना, इसमें क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर है ना वो प्रोजेक्ट को डिजाइन करेगा, उसका कंस्ट्रक्शन करेगा, उसको बनाएगा, बिल्ड, ठीक है, उसको ऑपरेट करेगा, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है 15 साल 25 साल, उस पीरियड के लिए उसको ऑपरेट करेगा, एंड उसके बाद जैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है वापस ट्रांसफर कर देगा किसको, जो पब्लिक सेक्टर है, जो कि एनएचएआई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको वापस हैंड ओवर कर देगा। अब देखिए जितना भी फंड है वो शुरुआत में प्राइवेट सेक्टर लगा रहा है, ठीक है, लेकिन जब ऑपरेशंस होते हैं तब वो टोल टैक्स वसूल कर सकता है। ठीक है, तो जितनी भी उसका पैसा लगा है उसको वो रिकवर कर सकता है। तो ये बेसिक मैंने आपको आइडिया दिया है कि किस तरह से काम होता है। जहां तक गवर्नमेंट की बात है, वो क्या करेगी, लैंड वगैरह प्रोवाइड करवाएगी, क्लियरेंस वगैरह प्रोवाइड करवाएगी, तो सबका अपना अपना रोल होता है। अब क्या पूछा गया है कि क्या कारण है जिसकी वजह से प्राइवेट रिसोर्सेज को टैप किया जा रहा है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, मैनेजरियल एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज, रिसोर्स कंस्टेंट, फंड की समस्या होती है। अब देखिए जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा तो एफिशिएंसी उतनी इंप्रूव होगी, मानते हैं आप बात, ठीक है। अगर कोई एक
पब्लिक सेक्टर है वही काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन पब्लिक सेक्टर के साथ साथ मान लो 10 प्राइवेट कंपनीज है जिसमें कंपटीशन है, वो लोग बिडिंग वगैरह कर रहे हैं, तो जो सबसे अच्छी बिड होगी आप उसको अवार्ड देंगे, ठीक है। तो इससे आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। देन इकोनॉमी ऑफ स्केल, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसके लिए फंड्स चाहिए, और अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट करते हो तो उसमें कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। ये बात आप मानते हैं, इसको बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर को इंटीग्रेट कर लेंगे, उसको शामिल कर लेंगे, तो जो आपकी कैपेसिटी वो काफ़ी बढ़ जाती है। देन कॉस्ट इनकर्ड मे बी रिकवर्ड फ्रॉम दोज हु यूज देम। देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मान लो कि मुंबई से दिल्ली, ठीक है, एक एक्सप्रेस वे बना दिया, और ये किसी गवर्नमेंट कंपनी ने बनाया। मान लो कोई एक्स कंपनी जो कि गवर्नमेंट कंपनी है, पीएसयू है, जिसने इसको बनाया है। देखिए फंडिंग कहाँ से आएगी, गवर्नमेंट इसको फंड करेगी। और बेसिकली गवर्नमेंट को फंड कहाँ से मिलते हैं, जो टैक्स है जो हम लोग पे करते हैं। अब मान लो कोई एक बंदा है जो कि मान लो बिहार में रहता है, ठीक है, वहीं पे जॉब वगैरह करता है, वो जिंदगी में कभी भी इसको यूज नहीं करने वाला, लेकिन इसका जो टैक्स जो इसने पे किया है वो इसमें यूज होगा। ये बात समझ में आ गई। अब मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया, ट्रिपल पी को यहाँ पे अप्लाई किया, और एक प्राइवेट कंपनी है वो इसको बना रही है, उसका पैसा यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और वो किस तरह से रिकवर कर रही है कि जो लोग इसको यूज करेंगे वो टोल टैक्स यहाँ पे देंगे। तो वो जो टोल टैक्स है वो कौन दे रहा है, जो इसको यूज कर रहा है, ठीक है। तो भले वो बिहार से हो, मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, अगर जो इसको यूज करेगा, भाई फैसिलिटी है, आप इसको यूज करो और पेमेंट करो, ठीक है। तो ये ज़्यादा बढ़िया चीज़ है ना, तो इसलिए ये इसका एक बेनिफिट है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब बात आती है कि प्रॉब्लम क्या होती है। तो भाई देखो, इंडिया में जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, वहाँ पे सब में एक समस्या तो है, लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंट क्लियरेंस। भाई रास्ते में फॉरेस्ट वगैरह पड़ रहे हैं तो भाई उनको क्लियर करो, उनका क्लियरेंस वगैरह चाहिए। तो इससे क्या होता है, डिले होता है। और देखिए डिले अगर होगा ना, तो क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने लोन लिया हुआ है तो उसको तो भाई टाइम पे पे करना है ना, तो उसका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, या फिर उसको नुकसान हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि या तो वो प्रोजेक्ट पे काम करना बंद कर देगा, ठीक है, क्या होगा, इससे लिटिगेशंस होंगी, या फिर वो प्रोजेक्ट काफ़ी लेट जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो अल्टीमेटली नुकसान किसका है, जो प्राइवेट पार्टी है उसका नुकसान है, और फिर लिटिगेशंस वगैरह काफ़ी सारी हो जाएंगी, या फिर रीनेगोशिएशन भी हो सकता है। भाई जो हमारी टर्म्स हैं वो आप चेंज करो, क्योंकि आपने सही टाइम पे लैंड हमको दी नहीं तो हम काम नहीं कर पाए, तो जिस प्राइस में हमने कोट किया था वो प्राइस अब बढ़ानी चाहिए, ठीक है। तो ये सब पॉइंट सामने आ सकते हैं। अब देखिए फंड्स, ये बहुत बड़ी समस्या है। देखिए अगर गवर्नमेंट को फंड्स लेने हैं तो दिक्कत नहीं आती, क्योंकि सिक्योरिटी हमेशा होती है, उसको कम इंटरेस्ट रेट पे फंड्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके पास सिक्योरिटी इतनी नहीं होती है जितनी गवर्नमेंट के पास होती है, तो हो सकता है उसको आसानी से फंड्स न मिले, और मिले तो हायर इंटरेस्ट रेट पे मिले। तो ये समस्या हमेशा बनी रहती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं, 25-25 साल के प्रोजेक्ट होते हैं, तो इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए भाई कौन आपको लोन देगा, बहुत दिक्कत होती है। और वैसे भी काफ़ी एनपीए देखने को मिल रहे हैं। देन रीनेगोशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ कि किस तरह से रीनेगोशिएशन होता है, ठीक है। देन पॉलिटिकली कनेक्टेड फर्म्स, भाई देखो जहाँ पे गवर्नमेंट शामिल हो गई तो फेवरेटिज्म देखने को मिलता ही मिलता है। जो आपके जान पहचान वाले लोग हैं, जो कंपनी है, उसी को आप कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, ठीक है। अब वो सही से काम करेगी नहीं तो वो समस्या यहाँ पर भी आएगी। देन पब्लिक एजिटेशन, देखिए अगर कोई गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट को शुरुआत से एंड तक वही कर रही है खुद से, गवर्नमेंट का वेलफेयर फंक्शन होता है, मान लो कि वहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो चाहते हैं कि ब्रिज बन रहा है, तो ब्रिज यहाँ न बन के थोड़ा सा आगे बने, थोड़ा सा पीछे बने, या फिर कहीं पे अंडर पास दिया जाए ताकि वो लोग आराम से चले जाएं, नीचे से चले जाएं। तो अगर गवर्नमेंट है तो उसको कंसीडर कर लेगी, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर है तो वो नहीं करेगा। इससे क्या होगा, एजिटेशंस वगैरह होंगे, डिस्प्यूट्स वगैरह होंगे, ठीक है। फिर से बात आएगी रीनेगोशिएशन की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा देखिए जो प्राइवेट सेक्टर है वो फ्यूचर रिस्क को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, इस वजह से काफ़ी दिक्कत आती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं।
मान लीजिए कि मुंबई से पूना, इसके बीच में एक एक्सप्रेस वे बनना है, ऑलरेडी वहां पे बना हुआ है, फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। और इसमें दो रूट्स अवेलेबल हैं, ये रूट नंबर 1 है, ये रूट नंबर 2 है। जो रूट नंबर 1 है उसमें किसी भी तरह की हिल्स, पहाड़ी वगैरह नहीं है, वेस्टर्न घाट्स वगैरह वहां पे नहीं है, लेकिन ये जो रूट है ये काफी लंबा है, ये काफी लॉन्ग है। जबकि जो रूट 2 है वहां पे आपको टनल बनानी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि वहां पे वेस्टर्न घाट्स हैं, पहाड़ियां वगैरह हैं, लेकिन अभी फीजिबल नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है, मान लो, ठीक है। और ये रूट काफी शॉर्ट रूट है, तो अभी तो ये रूट पे कुछ काम नहीं हुआ, तो किसी वेंडर को, जो एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको ये अवार्ड हो गया रूट नंबर 1, और उसने इसको बना भी दिया और इस पर काफी अच्छे से काम हुआ है। लेकिन मान लो 3 साल बाद, 4 साल बाद नई टेक्नोलॉजी आती है और गवर्नमेंट इसका भी टेंडर दे देती है और ये भी बन जाता है। अब बताओ कौन आदमी इसको यूज करेगा? कोई नहीं करेगा ना, क्योंकि ये फास्ट रूट है, काफी जल्दी आप पहुंच रहे हो। तो ये होती है फ्यूचर रिस्क, जो प्राइवेट सेक्टर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सामने आती हैं, ठीक है। एंड इससे होगा क्या? रीनेगोशिएशन होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रॉब्लम्स। अब बात आती है कि कौन कौन से मेजर्स लिए गए हैं। तो देखिए अभी हाइब्रिड एन्युटी की बात चलती है, ठीक है, तो इसको आप लिख दीजिए। देखिए इस पे अलग से क्वेश्चन भी बन सकता है मेंस में, तो इसको अच्छे से करना। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो शुरुआती 5 ईयर्स में 40% जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो पे कर देती है, एंड 60% वेंडर को देना होता है, जो बाद में वो रिकवर कर लेता है गवर्नमेंट से। तो इस तरह से हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है, इसको प्रमोट किया जा रहा है। देन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी, जो प्रोजेक्ट है उसको इवेल्युएट करने के लिए, ठीक है, एक कमेटी बना दी गई है, ये गवर्नमेंट ने किया है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, काफी न्यूज में है, इसको भी आप लिख सकते हो, जो फंड की प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए। देन बॉन्ड मार्केट को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। देखिए कुछ सोल्यूशन आप सजेस्ट भी कर सकते हो कि भाई ये भी हमें करना चाहिए, जैसे कि बॉन्ड मार्केट को जो है हमें प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या लिखोगे? लैंड एक्विजिशन एंड एनवायरमेंट क्लियरेंस, भाई इसको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए ताकि डिले वगैरह ना हो। जो डिस्प्यूट्स वगैरह हो रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म होनी चाहिए ताकि टाइमली डिस्प्यूट्स का रिजोल्यूशन हो जाए। कोई ट्रिब्यूनल्स वगैरह आप बना सकते हो, ठीक है। बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क एंड अलोकेशन ऑफ रिस्क, ये मैं आपको समझा चुका हूं। देखिए लैंड एक्विजिशन कौन अच्छे से कर सकता है? गवर्नमेंट, ठीक है, उसके पास अथॉरिटी है। अगर वो काम आप दे दो प्राइवेट सेक्टर को तो क्या वो सही से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो रिस्क को आइडेंटिफाई करो और अलोकेट करो, ठीक है। देन फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई रिस्क आती है जो आपने पहले नहीं देखी थी और अगर मान लो फ्यूचर में आ गई, तो प्रॉपर प्रोविजंस होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में कि आप उसको शामिल कर लो ताकि दिक्कत ना आए। एक मॉडल PPP कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो काफी कुछ है जो आप यहां पे लिख सकते हो। अब बात आती है रिकमेंडेशन की, कंक्लूजन की। देखिए जब भी बात आती है PPP की तो एंड आप करिए विजय केलकर कमेटी से। ये कमेटी बनाई गई थी ताकि वो PPP को रिव्यू करे और कुछ रिकमेंड करे, ठीक है। तो उसी से आप कंक्लूड कर दो कि जो PPP पे जो रिकमेंडेशन दी है विजय केलकर कमेटी ने, हमें उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया है पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं और ये एक 15 मार्कर है। इसमें बेसिकली DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये इसकी थीम है। देखिए क्वेश्चन क्या है, डिलीवरी ऑफ सब्सिडीज थ्रू DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इज कंसिडर्ड टू बी अ रिवोल्यूशनरी मैकेनिज्म that presents a win-win situation for both the government of India and beneficiaries of welfare schemes. कमेंट देखो, कमेंट मतलब आपको पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों ही पॉइंट यहां पे लिखने होंगे। अगर आप केवल एक ही डायमेंशन बताते हो तो आपके मार्क्स आपको कम मिलेंगे। समझ में आ रहा है? अब देखिए क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इसको समझ लेते हैं। यह कहा गया है कि सब्सिडीज को DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से अगर आप ट्रांसफर करते हो तो इसमें गवर्नमेंट और जो बेनिफिशियरीज हैं दोनों का फायदा है, ये कहा गया है। और इस पे आपको कमेंट करना है। तो सिंपल सी बात ये है कि जो DBT है इसके प्रोज एंड कॉन्स ये आपको बताने हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को सही से समझ लेंगे, ठीक है।
अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे बात हो रही है डीबीटी की, तो इसको भी आपको एक्सप्लेन करना होगा कि भाई डीबीटी क्या होती है और किस तरह से ये रिवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब इसके क्या डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे, देखिए सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और इसमें आप बता दो कि डीबीटी क्या होता है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था पहले वाले क्वेश्चन में। देन इसके बेनिफिट्स क्या हैं, जुड़े हुए चैलेंजेस क्या हैं, ये बता दीजिए, क्योंकि आपको कमेंट करना है। ठीक है, आपको कमेंट करना है। ठीक है, एंड उसके बाद कुछ सोल्यूशन बता दीजिए एंड एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए बात आती है कि भाई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या होता है। तो भाई इसका मतलब क्या है कि जो बेनिफिट्स हैं, मतलब जो सब्सिडी है, उसको आपको डायरेक्टली ट्रांसफर करना है। और कहां पे ट्रांसफर करना है, जो बेनिफिशियरी है उसके बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है, बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो ये मतलब होता है डीबीटी का कि जो बेनिफिट्स हैं वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, जो इंटरमीडिएट है उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, मतलब करप्शन नहीं होगा, लीकेजेस वगैरह नहीं होंगे। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो कि गवर्नमेंट क्या करती है कि राइस को सस्ते दामों पे उपलब्ध करवाती है। मान लो कि 1 kg जो राइस है ना, इसकी मार्केट में प्राइस है 100 रुपीज़ मान लेते हैं। ठीक है, और जो बीपीएल लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और मान लो कि गवर्नमेंट उनको ₹5 पे ये राइस अवेलेबल करवाती है और एक बंदे को 5 kg राइस मिलता है। ठीक है, ये उसका एंटाइटलमेंट है। और कोई एक्स बंदा है जो कि बीपीएल है, जो कि बेनिफिशियरी है, अब वो कहाँ पे जाएगा, जो गवर्नमेंट का ऑफिस है वहाँ पे जाएगा इस 5 kg राइस को लेने के लिए। अब जब वो वहाँ पे जाता है, मान लो एक्स बंदा है, तो उसको वहाँ पे क्या बोला जाएगा कि अभी केवल 1 kg ही अवेलेबल है, बाद में आना, अभी गोडाउन में माल है ही नहीं। ठीक है, तो 1 kg उसको राइस मिलेंगे, लेकिन एंट्री जो है पूरी की पूरी 5 kg की ही होगी। ठीक है, किसके नाम पे होगी, जो एक्स है उसके नाम पे होगी, और ये जो बैलेंस 4 kg है ये जो है कहीं और चला जाएगा, ये इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 100 रुपये की प्राइस से मार्केट में यहाँ पे केवल 5 रुपये का मिल रहा है, मतलब 95 रुपीज़ का गैप है, और इसी से करप्शन होता है, लीकेज वगैरह होते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि भाई मिलना तो एक्स को है, लेकिन वाई एक बंदा है जो कि बीपीएल नहीं है, बेनिफिशियरी नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उसकी जान पहचान का है। तो क्या होगा, इस वाई को 5 kg दे दिया जाएगा, लेकिन एंट्री एक्स के नाम पे ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब चैलेंजेस हैं जो कि फेस किए जाते थे। इन सबको दूर करने के लिए, इन सबको दूर करने के लिए जो गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम है, इसको रिफॉर्म करने के लिए, इसको एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए डीबीटी सिस्टम लाया गया है। जिसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि जो बेनिफिशियरी है एक्स, इस एक्स का क्या होगा, एक अकाउंट नंबर होगा। ठीक है, अकाउंट नंबर होगा, और ये जो सब्सिडी है, ये जो सब्सिडी है 95 रुपये की, ये डायरेक्ट इसके अकाउंट में जाएगी। मतलब ये 100 रुपये में मटेरियल खरीदेगा और 95 रुपीज़ जो हैं इसके अकाउंट में चले जाएंगे। ठीक है, 95 रुपीज़ इसके अकाउंट में चले जाएंगे। अब ये कैसे पता लगेगा कि ये जो अकाउंट है ये एक्स का ही है, तो इसके लिए आधार नंबर बीच में आ जाएगा, और आधार नंबर को लिंक किया जाएगा अकाउंट नंबर से। ठीक है, तो अकाउंट नंबर का लिंक है आधार कार्ड से, और आधार कार्ड में प्रॉपर बायोमेट्रिक्स वगैरह होती हैं, तो वो लिंक है एक्स से। ठीक है, तो आप वाई को नहीं दे सकते हो, एक्स को ही देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आप प्रॉपर टारगेटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो भाई पहले क्या होता था, 100 रुपये का माल आप 5 रुपये में बेच रहे हो, अब क्या होगा, 100 का जो मटेरियल है वो 100 में ही बिकेगा। ठीक है, लेकिन जो 95 रुपीज़ हैं वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में चले जाएंगे। समझ में आ गया, ताकि इसमें क्या होगा, जो फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, करप्शन वगैरह नहीं होगा, डुप्लीकेशन नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी। ठीक है, जो लीकेज है वो कम होने वाले होंगे। इसके अलावा देखिए बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, जैसे कि फसल बीमा योजना है, सिंचाई योजना है। ठीक है, देन पीएम किसान है, अटल पेंशन है, इसके भी जो बेनिफिट्स होते हैं ये आपके अकाउंट में ही जाएंगे, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो भाई किस तरह से शुरुआत करोगे, डीबीटी को समझा दो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, और एग्जाम्पल दे दो। सबसे पहला पहल देखिए 2013 में इसको एज अ मिशन जो है लॉन्च किया था। ठीक है, काफ़ी कम एरिया में किया था, आज तो इसको काफ़ी
प्रमोट किया गया है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो। पहल पता है, एलपीजी सिलेंडर, उसकी सब्सिडी आपको याद आ रहा होगा, तो इससे आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं कि भाई डीबीटी होता क्या है, ठीक है। अब इसके बाद आप डीबीटी के बेनिफिट बता दो। नंबर 1, एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि क्या होता है, क्योंकि जो ह्यूमन इंटरफेस है वो मिनिमम हो जाएगा। फास्ट सर्विस डिलीवरी, भाई डायरेक्ट पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है तो डिलीवरी काफी फास्ट हो रही है। देन प्राइस डिस्टोर्शन इन द मार्केट, भाई अगर मार्केट में 100 रुपी रेट है, ठीक है, और आपको ₹5 में मिल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, जो गवर्नमेंट का जो मटेरियल है, जो राइस है, वो मार्केट में चला जाएगा, कम रेट पे चला जाएगा, तो प्राइस डिस्टोर्ट हो जाती है, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, काफी फायदा होता है लोगों को। अब क्या हो रहा है, ₹5 नहीं होगा, ₹100 ही होगा। मार्केट में भी 100 है, यहां पर भी 100 में आपको परचेज करना होगा, लेकिन जो सब्सिडी है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। रिड्यूस एक्सपेंडिचर, भाई करप्शन नहीं हो रहा है, सबको सही से बेनिफिट मिल रहा है, आपको लोग भी कम रखने होंगे इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, तो गवर्नमेंट का तो फायदा है ना। देन अभी कोविड में इसका जो इंपॉर्टेंस है वो और हमें समझ में आई है। जब लॉकडाउन था, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी थी, तो डायरेक्टली गवर्नमेंट ने पैसा ट्रांसफर किया है और काफ़ी अच्छे से किया है, तो ये इसके बेनिफिट्स हो जाएंगे। और देखिए इसका पूरा जो क्रोनोलॉजी है वो यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। एसोसिएटेड चैलेंजेस क्या है, तो भाई डीबीटी को लागू करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। एक तो भाई बैंक अकाउंट चाहिए, आधार से उसको लिंक भी करना चाहिए। तो अगर किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं है, आधार नंबर नहीं है, और अगर है वो लिंक नहीं है, तो फिर कैसे होगा। अगर हम बात करें बैकवर्ड एरियाज़ की, रिमोट एरियाज़ की, विलेज की बात करें, जो रूरल पॉपुलेशन है उनकी बात करें, तो वहाँ पे जो बैंक्स हैं उनका पेनिट्रेशन इतना नहीं हुआ है, तो वो चुनौतियां हमको सामने देखने को मिलती है। तो जो जिनको रिक्वायरमेंट है उनको आप सही टाइम पे बेनिफिट्स नहीं दे पाते हो। देन इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज, भाई अकाउंट आपको खुलवाना है, लेकिन हो सकता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ठीक है, नाम गलत लिखा हुआ है, फादर का नाम गलत लिखा हुआ है, तो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस जो है वो काफ़ी सामने आते हैं। देन डिजिटल डिवाइड, इलिटरेसी, भाई ये बात तो आप जानते हैं कि इंडिया में जो अर्बन पॉपुलेशन है वहाँ पे वो लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं, लिटरेट हैं, डिजिटली काफ़ी अवेयर हैं, लेकिन अगर हम बात करें विलेज एरियाज़ की, रिमोट पॉपुलेशन की बात करें, तो डिजिटल डिवाइड हमको देखने को मिलता है, काफ़ी अनपढ़ लोग वहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो उनके लिए इन सब चीज़ों को समझना काफ़ी मुश्किल वाला काम हो जाता है। तो ये सब चैलेंजेस हैं जो आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। देन वे फॉरवर्ड, क्या सोल्यूशन होगा भाई, जो जैम है, जनधन, आधार, मोबाइल, इसको अच्छे से हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए। जितनी भी पॉपुलेशन है सबके पास जनधन अकाउंट होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, ठीक है, और आधार को लिंक भी करना होगा। केवल मोबाइल होने से काम चलेगा क्या, इंटरनेट भी होना चाहिए, ठीक है, उनको समझ में आना भी चाहिए कि मोबाइल का यूज़ कैसे करना है। अगर वो बैंक जाते हैं अकाउंट खुलवाने, तो जो स्टाफ है उनको पता होना चाहिए कि भाई ये लोग बेनिफिशियरी हैं, अगर एक दो डॉक्यूमेंट कम है जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तब भी हम काम चला लें, बाद में दे देना, ठीक है, उनकी हेल्प कर दो। तो अवेयरनेस कैंपेन भी चलाना होगा। बैंकिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है इसके लिए एजुकेट करो पॉपुलेशन को, ये सब काम करने होंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें प्रॉपरली बनाना होगा, ठीक है। तो इस तरह के सोल्यूशन आप यहाँ पे दे सकते हो। समझ में आ गया। अब आता है कंक्लूजन। देखिए, जब भी हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म करने की बात करते हैं तो कोई भी एक सोल्यूशन नहीं हो सकता है जो पूरे सिस्टम को सही कर दे, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं डीबीटी की, तो इससे डेफिनेटली करप्शन कम होता है, लीकेज कम होते हैं और बेटर टारगेटिंग होती है। लेकिन हमें करना क्या है, इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट हमें करना होगा, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक सही से ये जो स्कीम है ये फंक्शन नहीं करेगी। तो इससे आप कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो भाई ये दोनों क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, अब एक लर्नर की आंसर शीट देख लेते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। भाई देखो, ये कॉपी देख के मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ। भले ही अच्छा लिखा हो नहीं लिखा हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक एरो डायग्राम दिखा है जो मुझे पहले नहीं दिखता था।
ये चीज़ है इम्प्रोवाइजेशन, और यही पर्पज़ है इस आंसर राइटिंग सेशन का। अगर आप हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उन पे वर्क करते हैं ना, तो डेफिनेटली आपको विथ टाइम फ़ायदा होगा, और उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। इन्होंने शुरुआत की है ट्रिपल पी की डेफिनेशन से और काफ़ी अच्छे से लिखा है, तो ये तो सही है। देन फीचर्स भी बता दिए, तो ये भी सही, और काफ़ी ब्रीफ में बताए हैं एरो डायग्राम का यूज़ करके, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे लगी है। देन गवर्नमेंट क्यों टैप कर रही है? क्योंकि क्वालिटी सर्विस डिलीवरी करना है, कॉस्ट शेयरिंग हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। इसके अलावा जो वेलफेयर फंक्शन है उस पर ज़्यादा फोकस हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये पॉइंट सही है, लेकिन कुछ रिलेवेंट पॉइंट है वो आपने छोड़ दिए। एक्सपर्टीज़ की बात कर सकते हो, मैनेजमेंट की बात कर सकते हो, ठीक है, तो वो पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। बाकी आप क्वेश्चन की डिमांड को तो समझ गए हो। देन आपने एग्जाम्पल्स दिए। अब देखिए एग्जाम्पल्स इतने नहीं देने हैं, यहाँ पर भी आपको एक एरो डायग्राम बना देना चाहिए था। एग्जाम्पल यूएमपीपी, हाईवे, मेट्रो, यहाँ पे मुंबई मेट्रो लिख दो। हाईवे में जो भी आपने एग्जाम्पल दिए वो लिख दो। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट आपने लिखा है मुंद्रा एंड शासन। देखिए ये मेरी खुश नसीबी थी, मैं काफ़ी लकी था कि मेरी लाइफ के 5 इयर्स एज अ सिविल इंजीनियर मैंने शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, कहाँ पर है? एमपी सिंगरौली, यहाँ पे मैंने काम किया था, ठीक है। और शासन देख के काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे लगा, ठीक है। तो भाई करना क्या है, काफ़ी शॉर्ट में इनको लिखिए, और किस तरह से लिखोगे ये ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे अब बता दिया है, ठीक है। आगे बताइए प्रॉब्लम्स, जैसे कि डिस्प्यूट ओवर ओनरशिप। देखो ये डिस्प्यूट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में हर चीज़ लिखी होती है। देन सोशल रिस्क होती है, डेफिनेटली इंक्रीज इन एक्सेस प्राइस, सही बात है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज़्यादा रेट वगैरह वहाँ पर रखेगा, टोल की जो टैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। देन पॉलिटिकली प्राइवेट पार्टनर में फेस रिस्क फ्रॉम अदर पॉलिटिकल पार्टीज, ये एकदम अच्छा पॉइंट है, बहुत शानदार पॉइंट है। देखिए होता क्या है, मान लो कि अभी किसी एक्स पार्टी की गवर्नमेंट है और इसने फेवर किया है किसी जेड कॉन्ट्रैक्टर को, इनके बीच में कोई होगा कुछ लिंक वगैरह, ठीक है। अब आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर जो है ये पार्टी चेंज हो जाती है और वाई की गवर्नमेंट बन जाती है, और इसका इससे कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि जो जेड है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसको नुकसान उठाना पड़े, कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े। देन पब्लिक पार्टनर में फेस फाइनेंशियल, सही बात है। लिमिटेड इन्फ्लुएंस, ये भी सही बात है। कुछ पॉइंट आपने छोड़ दिए, डिले की आप बात कर सकते थे, फंड्स की तो बात आपको करनी चाहिए थी, वो आपने नहीं की है। देन इंडिया हैज टेकन स्टेप्स, भाई कौन सी स्टेप्स ली हैं? अप्रेजल कमेटी, ये सही बात है। ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटिटिव बिडिंग, ये भी सही बात है, लेकिन और पॉइंट आपने छोड़ दिए। हाइब्रिड एन्युटी की आप बात कर सकते थे, ठीक है, तो वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। देन विद द नेशनल ट्रिपल पी पॉलिसी, अब देखो ये पॉलिसी है क्या, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है एक ड्राफ्ट पॉलिसी थी 2011 की, ठीक है। तो ये पॉलिसी है या नहीं है एक बार देख लेना, मैं भी श्योर नहीं हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन द एंगेजमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ ट्रिपल पी इन द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया डिमांड स्ट्रॉन्गर फ्रेमवर्क एंड क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखो इससे आप कंक्लूड कर सकते थे, ये काफ़ी अच्छा आपने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसके बाद आपने 2 पॉइंट लिखे, सेटिंग अप ऑफ डेडिकेटेड ट्रिब्यूनल्स एंड डिफाइनिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप वे फॉरवर्ड बता रहे हो। भाई देखो कंक्लूजन ना कभी भी बुलेट पॉइंट में मत लिखना, पैराग्राफ फॉर्म में होना चाहिए। ये जो चीज़ आपने यहाँ पे लिखी है ना, इसको आप लिख सकते थे कहाँ पे? कंक्लूजन में, और यहाँ पे आप वे फॉरवर्ड करके हेडिंग डाल सकते थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इम्प्रोवाइज और करनी है। और देखिए विजय केलकर कमेटी का नाम नहीं आया है, वो आना चाहिए। ट्रिपल पी का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें विजय केलकर तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इसको आपको लिखना ही चाहिए, और बेसिकली ये इन्हीं की रिकमेंडेशन है जो आपने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना होगा। बाकी आपका अटेम्प्ट काफ़ी अच्छा है। थोड़ा कंटेंट को एंडिस कीजिए, रिलेवेंट पॉइंट और ढूंढिए, वो भी यहाँ पे आने चाहिए, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए। ये सेकंड क्वेश्चन है, शुरुआत की है राजीव गांधी जो फॉर्मर पीएम थे उनके स्टेटमेंट से कि वो लोग 1 रुपया भेजते हैं लेकिन 15 पैसा ही पहुंच पाता है, 85 तो खत्म हो जाता है, ठीक है, लोग ले लेते हैं, ठीक है, मतलब करप्शन, लीकेज वगैरह। तो जो क्वेश्चन की थीम है वो आपने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बता दी है, तो इंट्रोडक्शन आपका अच्छा है। देन आपने लिखा है कि बजट में कितना प्रोविजन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। देन सब्सिडीज़ क्या होती है ये आपने बताया है, तो ये पॉइंट भी ठीक है। देन आपने बताया कि शुरुआत में सब्सिडीज़ के साथ क्या दिक्कत होती थी, डुप्लीकेशन होता था, मिडिलमैन होता था, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी। देखिए ये चीज़ सही नहीं है। आपको ना हेडिंग लिखनी चाहिए
कि भाई ये जो डीबीटी है ये होता क्या है, ठीक है, और इसके फायदे क्या हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट वहां पे आ जाएंगे जो पूछा गया है। आपने क्या किया है, ये चीज पूछी नहीं गई है कि सब्सिडीज में क्या दिक्कत थी, ठीक है, ये नहीं पूछा गया है, क्योंकि आप फिर से पॉइंट रिपीट करोगे। और देखिए हमेशा ना हेडिंग बुलेट पॉइंट फॉर्मेट में लिखा करिए जब बात आती है जीएस 1, 2, 3 की, ठीक है। पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखिए, इंटरेस्ट नहीं बन पाता है इतना लंबा पैराग्राफ बनने के लिए, ठीक है। तो इसको आपको इंप्रोवाइज करना होगा, जो आपका स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है, इसको ठीक करिए। देन आपने लिखा है कि भाई किस तरह से ये एक रिवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है, एलपीजी की बात की, ये अच्छे आपने एग्जाम्पल दे दिए। देन भाई इसमें क्या होगा कि भाई डायरेक्टली ट्रांसफ़र होती है, तो वही बात आपने पहले भी लिखी थी, इसको रिपीट कर रहे हो, और आपने ना थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करो कि इसमें आधार का लिंकेज वगैरह होता है, ठीक है, थोड़ा आपको मैकेनिज्म अच्छे से एक्सप्लेन करनी होगी। मिडिल मैन को एलिमिनेट कर रहे हो, फिर से पॉइंट रिपीट हो रहा है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो पॉइंट आपको नहीं लिखना चाहिए था। टाइम बाउंड ट्रांसफर सही बात है, आधार कार्ड यहाँ पे आपने बताया है, तो भाई ये पॉइंट शुरू में आना चाहिए था। प्रायोरिटाइज करो पॉइंट्स को, जो रिलेवेंट पॉइंट है वो सबसे पहले लिखो। देन आपने लिखा है डीबीटी में इशू क्या है, नॉट एबल टू रीच लास्ट माइल, किस तरह से वो बताओ, क्योंकि बैंक अकाउंट नहीं खुल पाता है। और देखो हेडिंग डालो, यहाँ पे हेडिंग डालो, और उसके अंडर में बुलेट पॉइंट में ये वाला पॉइंट आना चाहिए। और काफ़ी सारे पॉइंट आपने मिस कर दिए जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो कंटेंट को एनरिच करो। इसके बाद आपने कंक्लूड किया है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको अच्छा करना होगा, ये अच्छी बात है, ठीक है। और देखो यहीं पे आपने क्वेश्चन को एंड कर दिया है, काफ़ी शॉर्ट में लिखा है, जो वर्ड लिमिट है वो आपने फॉलो नहीं की है, तो काफ़ी छोटा आंसर हो गया है। ऐसा मत करो, प्रॉपर वर्ड लिमिट को फॉलो करो। और मैं आपको कहूँगा कि जो मेंस वर्कबुक होती है उसमें आंसर्स को अटेंड करो, आपको डेफिनेटली उसका फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, ठीक है, कंटेंट आपके पास है, लेकिन स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसी के हिसाब से आंसर भी आना चाहिए, ठीक है। तो भाई देखो डीमोटिवेट नहीं होना है, पर्पस क्या है, आप इंप्रूव करो, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वेशन है उसको फॉलो करिए। आपको सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर कोई इशू है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।